आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में हम लोग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब 9th के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, 11th और जो आगे आप पढ़ेंगे साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब और साइंस के अकॉर्डिंग कह लीजिए और साइंस के लिए कह लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्रेविटेशन। तो इसको बहुत मज़ेदार तरीके से समझेंगे और मैं सच बोल रहा हूँ, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको समझने में भी। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक्स है, बेसिकली इसमें थोड़ा सा बेसिक्स पार्ट जिसमें डेफिनेशन वगैरह थोड़ा पार्ट कवर होगा। वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज आपको कुछ दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो आपके इस चैप्टर के रिलेटेड या फिर आपके लिए यूजफुल होगा। 9th या 11th किसी भी टर्म्स में कभी भी यूजफुल होगा, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन एक पेज और पेपर पे नोट डाउन कर लेंगे। मास और वेट का थोड़ा कोरिलेशन समझेंगे, डिफरेंस, थ्रस्ट एंड प्रेशर जो है उसको पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायंसी। बेसिकली ये चैप्टर्स उसके अंदर है। इधर जो मैंने वैल्यूज एंड फॉर्मूला लिखे हैं, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए तो है ही, आपके नॉलेज के लिए प्लस फ्यूचर जो भी आप एग्जाम्स भी देते हैं वहां पे भी ये काम आएगा। और इस चैप्टर से तो बिल्कुल मतलब ये सारे के सारे रिलेटेड और यूजफुल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। खैर, हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेविटेशन जब न्यूटन ने इन्हें जो इसको डिफाइन और इसका थ्योरी दिया था, उससे पहले कहा जाता है कि आई थिंक इन 1665, देखिए ईयर आपको याद नहीं रखना है, लगभग उसी के आसपास, उस समय भी जो है बहुत बड़ा पैंडेमिक आया था। मतलब बहुत बड़ा जो है प्ले की तरह, जैसे आज कोरोना का एक काल है उस तरह उस समय भी हुआ था। तो उस समय जो है न्यूटन आकर और 1 साल खुद घर में रहे थे और पढ़े थे, और उस समय ही इन्हें सारी चीजें एहसास हुई थी, ठीक है ना। उस समय वो छोड़ गए थे। हालांकि नॉर्मल उनके फादर जो थे एक फार्मर थे, इनकी फार्मर में जमीन नहीं तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए। और उसके बाद यहाँ से जब वो प्रॉब्लम शुरू हुआ प्ले का, तो फिर वो घर आ गए। और वहां पे जब एक बगीचे में जो स्टोरी है कि एक एप्पल गिरता है तो उसके बाद उस पे वो सोचते हैं कि आखिर वो नीचे ही क्यों गिरा। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी चीज अगर नीचे गिरता है, इसका मतलब वो ग्रेविटेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि अर्थ उसको खींचती है। याद रखिए, पहले प्लीज क्लियर हो जाइएगा। पहले ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसे समझिएगा कि न्यूटन ने डिफाइन किया गया था थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो हुआ क्या कि अगर एप्पल ऊपर से गिर रहा है, यानी कि अर्थ अगर उसको खींच रहा है, तो एप्पल भी उसको खींचेगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है ना। लेकिन आपको तो कभी भी ये नहीं दिखता कि अर्थ एप्पल की तरफ जा रहा है, आपको तो ये दिख रहा होता है कि एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। तो बेसिक रीजन क्या है समझिएगा। इसके पहले बहुत साइंटिस्ट ने सारी चीजें करी थी, लेकिन किसी ने भी ग्रेविटेशन को बिल्कुल फुल एविडेंस के साथ प्रूव नहीं कर पाए। उन्होंने क्या बोला कि इस दुनिया में हर एक चीज, एवरीथिंग अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, हर चीज अपने तरफ उसको खींचता है। तो उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि अर्थ सिर्फ खींचता है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, नहीं, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो और थर्ड लॉ भी है, वो भी थर्ड लॉ भी तो वैलिड होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, एप्पल क्यों नहीं खींचता अर्थ को? क्योंकि अर्थ का मास जो है वो काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली एक एप्पल से। इस वजह से हमें वो चीज दिखता नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन एप्पल भी फोर्स लगा रहा होता है अर्थ को अपने तरफ करने के लिए, बट मास अर्थ का इतना ज्यादा है कि बस उसको हम लोग देख नहीं पाते। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल फोर्स प्लीज क्लियर रखिएगा। एप्पल का गिरना ही ग्रेविटेशन नहीं है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, हर ऑब्जेक्ट अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मास और उसमें जो है उस पर डिपेंड करता है फिर कि क्या चीज दिख रहा है। तो इसलिए अब प्लैनेट्स जितने सारे अर्थ के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करते हैं, तो उस प्लैनेट्स में भी क्या है, उन सब के पीछे क्या रीजन है वो भी पहले देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन आई होप क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि जब भी कोई सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे आप मान लो, सिंपल सा बात है, जैसे आपने इसमें आपके बुक में एक एग्जांपल दिया जिसमें आपने इसमें मान लो रोप से या रस्सी से आपने पत्थर बांधा, उसको नचाना शुरू किया, ठीक है। तो नचाओगे जब आप, तो उसमें क्या होगा, जब वो छूटेगा ना, वो स्ट्रिंग, वो धागा जब छूटेगा तो वो एकदम ऐसे टेंजेंट की तरफ भागेगा। और याद रखिए, मैंने जब सर्कल का वीडियो भेजा था तो आप लोगों को बोला था कि टेंजेंट प्लीज देख लेना आप, क्योंकि टेंजेंट का काम आएगा। तो वो एक ऐसे छूटेगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा छूटने का, इस मतलब स्ट्रिंग नच रहा है, वो जैसे छूटा तो वो एकदम से सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब बात ये होता है कि जब आप मान लो सर्कुलर ट्रैक पे बाइसिकल चला रहे हो, तो आप जब मुड़ाते हो, जब आप टर्न लेते हो, तो उस समय क्या है,
आप थोड़ा स्पीड स्लो करते हो, वो फोर्स, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो आपको सेंटर की तरफ खींच रहे होते हैं, सेंटर की तरफ। जैसे मून अगर अर्थ के अराउंड नच रहा है तो क्या होता है, हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज, सर्कुलर पाथ में क्या हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वही फोर्स अंदर की तरफ जो खींचे रहता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब आप टर्न लिए, अगर मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको अपनी तरफ नहीं खींच रहा होता तो आप टर्न ले ही नहीं पाते, आप सीधा स्कीड कर जाते हैं, फिसल के उधर चले जाएगा, समझ रहे? इसलिए एक फोर्स होता है जो सेंटर अपने तरफ खींच, जैसे ही आप मुड़ना शुरू किए खींच लिया। अब जैसे इसी सर्कुलर ट्रैक पे कोई वो इलेक्ट्रॉन लेट से घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी तरफ खींच रहा होता है, जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो खींच लेगा, क्योंकि अगर वहां से वो बाहर निकलेगा तब तो स्ट्रेट लाइन बन के निकलेगा, जो स्ट्रिंग वाली बात मैंने आपको बताई। क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपल, द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगे वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक क्लियर कट रख लीजिएगा, ठीक है ना? वैल्यूज एंड फॉर्मूला के लिए यहाँ पे चीजें हैं, मैं एक बार फटाफट इसको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए लिखने में भी, और फिर हम लोग मास और वेट को कवर करेंगे। पहले देखिए, इसमें मैंने F इज इक्वल टू GMM बाई डी स्क्वायर लिखा है, जहां पे G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, या फिर आप यूज कर सकते हैं 6.7 इंटू 10 का पावर माइनस 11। बेसिकली F जो है यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट, मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब लेट से आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास मानते हैं m है, इसका मास स्मॉल m है, इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है, ठीक है? तो अब मैंने बोला कि ये फोर्स इस पे भी लगाएगा और इस पर भी लगाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो ये फोर्स जो है तो यह डिफाइन किया गया न्यूटन का, यहाँ पे Gm, ये जो एक्चुअली कैसे आया देखिए, पहले समझ में आया, उसने बोला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है? तो बेसिकली mm बाई डी स्क्वायर उन्होंने ऐसा बताया, d क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अब जब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे मैं बोलूं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मान लो m, तो अगर फोर्स बढ़ा तो ये भी बढ़े, मैं ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये अगर 10 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 10 गुना बढ़ेगा। क्लियर? तो उसी तरीके से यहाँ पे इसने लिखा, अब जब साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आएगा और इसके साथ कोई कांस्टेंट आएगा, इसके साथ कोई कांस्टेंट आएगा। तो इसी के साथ जो कांस्टेंट आता है वो होता है G, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू G m इंटू m, इसका मास प्लस इसका मास अपॉन में दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है आपको, और जहां पे G की वैल्यू ये होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, या फिर आप इसको डायरेक्टली 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है 6 और उसके बाद क्या है 7, तो 7 क्या है, जब 5 से बड़ा होता है तो उसके पहला वाला डिजिट हम बढ़ा सकते हैं। तो डायरेक्टली 6.67 कैलकुलेशन करने में आपको क्या है टफ होगा, तो इसीलिए आराम से वहां पे लिख सकते हैं 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, जो ठीक है। मास ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ का जो वजन है वो आपका है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मास ऑफ द मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। चांद का जो आपका है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये जो आपका स्मॉल g है, ये है फ्री फॉल। जिस तरह से एक्सेलरेशन मैंने बताया था, फ्री फॉल क्या होता है, जब आपने कंप्लीटली छोड़ा तो एक्सेलरेशन उसमें बराबर रहता है ग्रेविटी के। तो ये जो है आपका फ्री फॉल, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जब आप यहाँ से वैल्यू लिखोगे, जैसे g की वैल्यू आप डालोगे, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू, तो आपको यहाँ से g की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना? जो कि आप 10 भी कभी भी किसी केस में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में जब बोला गया कि 10 यूज करना है तो आप 10 यूज करिएगा, नहीं तो और समय केसेस में आप 9.8 ही यूज करिएगा, ठीक है ना? ये देखिए मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। ऐसे आपका जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में तीनों फॉर्मूला यूज होते हैं, वो मैंने सिर्फ लिख दिया ताकि आपको भी थोड़ा ध्यान दें। फिर यहाँ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया बोलते हैं। थ्रस्ट जो है जनरली क्या है, एक प्रेशर फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। वेट
इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे एक केसेस के बाद आपको मास और वेट में समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मास और वेट को समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा, देखो मैंने आपको इनर्शिया ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपको इनर्शिया पता है। मास क्या होता है? मास वो होता है जो आप ऐसे समझो, जो इनर्शिया जो कंटेन किया हुआ है वो आपका मास है। इनर्शियल जिसको हम लोग मास कभी भी इनर्शिया से बोलते हैं। आप जो कैलकुलेट करते हो बॉडी का वो वेट होता है। तो मास लाइक इनर्शिया से, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा किसी का मास होगा। बट वेट जब हम बात करते हैं तो mg लिखते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। मतलब वो पूरा वेट जो है वो ग्रेविटी, उसमें दोनों मल्टीप्लाई होता है, आपका मास इनटू जो आपको ग्रेविटी जो आप लगा रहे हो अर्थ की तरफ, या अर्थ जो आपको खींच रहा है परपेंडिकुलरली। तो ये वेट जो है mg, इन दोनों में फर्क है, बात ध्यान समझिएगा। मास क्या है कि कभी भी चेंज नहीं होता एरिया लोकेशन के अकॉर्डिंग, जबकि वेट क्या है, चेंज होते रहता है। जैसे अर्थ पे आपका वेट कुछ और है तो आपको मून पे वेट कुछ और होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कुछ और है तो मून पे जाएगा तो 1/6 इंटू अर्थ के वेट के बराबर होगा। समझ में आया? जैसे अर्थ का वेट 6.4 इंटू 20 बार, तो जो भी वेट यहाँ पे जिसका भी मान लीजिएगा 22 kg है अर्थ पे, जब वो मून पे जाएगा तो उसका 1/6 इंटू 6.4 इंटू 20 बार जो मास ऑफ द अर्थ है, मतलब अर्थ के वेट के 1/6 इंटू ओ, समझ में आ रहा है, होगा। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान है, मास ऑफ द मून इक्वल टू 1/6 इंटू 6.4, ये दिमाग में रखना है। अब ये डिफरेंस मास और वेट का है। मास और वेट दोनों डिफरेंट थिंग है। मास कभी भी चेंज नहीं होता लोकेशन भी। यहाँ पे जो आपका मास है वो मून पे क्या कहीं भी चले जाइए सेम होगा, लेकिन वेट लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस मेजर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की, ठीक है ना। तो अब थ्रस्ट एंड प्रेशर जो भी है इसको ध्यान से समझिएगा। थ्रस्ट सिंपल क्या होता है? थ्रस्ट होता है एक फोर्स जो कि परपेंडिकुलरली लग रहा हो। जैसे आप खड़े हैं किसी भी सैंड या आप रेगिस्तान में या डेजर्ट में आप खड़े हैं, तो मान लो आप जब खड़े हो तो आपका जो सैंड में जो पैर जो नीचे जाएगा वो ज्यादा जा रहा होगा, लेकिन जब आप घुटनों के बल बैठ जाएंगे तो आप नीचे की तरफ कम जाएंगे। बेसिकली क्या होता है, थ्रस्ट एक फोर्स तो है, इसमें कोई जो परपेंडिकुलर बिल्कुल लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री, क्लियर। लेकिन प्रेशर जब आप बात करते हैं तो प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है फिर से एरिया पे। मतलब आप ध्यान से समझिएगा, प्रेशर इक्वल टू F अपॉन ए लिखिए या थ्रस्ट अपॉन ए लिखिए। थ्रस्ट बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर जो उस पे फोर्स लग रहा हो तब। तो क्या होता है कि प्रेशर अगर आप निकाल रहे हैं तो एरिया अगर आपका ज्यादा हो, आप ऐसे सोचना, एरिया अगर बहुत ज्यादा हो तो उस केसेस में प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देखो निडल है, छोटी सी सुई अगर ले लो आप, छोटी सी सुई जब अपने पे चुभते हो वो ज्यादा प्रेशराइज करेगा, लेकिन अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा कर दिया जैसे नाइफ, तो थोड़ा सा उससे कम। मतलब एक बात आप उसके उसी तरह से बैग वाला समझिए, जो आप बैग आप टांगते हैं और उसको लेकर आप जब जाते हैं स्कूल, तो जिस बैग का ये जो स्ट्रिपिंग एरिया जिसमें आप उसको टांग रहे होते हैं, शोल्डर पे जिसको यूज कर रहे होते हैं, उसका अगर सरफेस एरिया ज्यादा, उसकी चौड़ाई अगर ज्यादा है तो इस पे कंधे पे प्रेशर कम आएगा। अगर उसकी सरफेस एरिया यानी कि चौड़ाई कम है तो आपको प्रेशर ज्यादा फील होगा, समझ रहे। तो इसलिए प्रेशर डिपेंड करता है फिर क्या, एरिया पे। एरिया अगर जैसे आप घर बना रहे हैं तो घर के इसलिए जो बेस होते हैं जो सबसे पहले बनाए तो काफी चौड़ा बनाया जाता है, उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, ताकि ऊपर जो उसके बनाएंगे आप उसका भार, उसका प्रेशर वो इजिली सह सके। नहीं तो अगर आप मान लीजिए ऊपर बनाते हैं, अगर उसका एरिया कम है तो उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए थ्रस्ट प्रेशर इक्वल टू बेसिकली थ्रस्ट अपॉन एरिया, और एरिया पे बिल्कुल पूरी की पूरी चीजें डिपेंड करती है। इसीलिए आपको कोई भी पतली चीज जो होती है बहुत ज्यादा वो चुभेगी आपको, क्योंकि उसका पॉइंटेड जो नोक है वो काफी कम एरिया कंटेन किया हुआ है, तो आपको ज्यादा चुभेगी और ज्यादा अंदर चीजों को जाएगी। जैसे अगर सुई हो कपड़े के अंदर जल्दी चली जाएगी, उसके बाद अगर आप नाइफ यूज करते हो तो उससे कम, मतलब वो जितना जल्दी नहीं जाएगा जितना जल्दी हो जाएगा कंपैरेटिवली, ठीक है ना। तो ये आपका समझना जरूरी है कि इसलिए अगर आप अपने बैग को चाहते हो लूजली हो, आप पे ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो उसका सरफेस एरिया आप बड़ा कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका है इसमें बायंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बायंसी क्या होता है? बायंसी सिंपल देखिए क्या होता है, जब आप मान लो बकेट में वाटर रखे हो तो वाटर पे अगर आपने कोई भी मग को
लेट से प्रेस किया तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, तो वाटर भी उसको प्रेस कर रहा होता है, ठीक है ना। मतलब आप चीजों को नीचे प्रेस कर रहे हो और वाटर उस पर प्रेशर लगा रहा है, तो दैट फोर्स इज बाइंड फोर्स, ठीक है। मतलब वाटर का जो फोर्स है वो, अब क्या होता है अगर आपने मग को लेट से छोड़ दिया तो मग एकदम से ऊपर आ जाता है, तो क्यों हुआ, क्योंकि वाटर उस पर प्रेशर लगा रहा था, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए वो है बाइंड फोर्स, मतलब द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द वाटर, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट को फिर ऊपर की तरफ फेंक दे। क्लियर। तो ये आपका बाइंड फोर्स होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी उसी पे काम करता है, बाइंड फोर्स की हेल्प से ही। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या किया है, उन्होंने बताया कि कोई भी चीज जो है तभी जाकर ये होती है, जैसे इनकेस समझिए आप, मैं ऐसा करता हूँ इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए सेकंड पार्ट बता दूंगा क्योंकि वो चीजें थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।